Everyone, welcome to EduTap. So, in today's 50 Days 50 Marks series, we'll be discussing the topic Advance Against Gold Ornaments. तो देखिए, अगर आप गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं, तो चाहे आप एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ले लो, चाहे नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, और बैंक जब गोल्ड कॉइन के अगेंस्ट लोन देता है, तो उसे बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो फंड सिर्फ अप्रूव्ड और नॉन स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए यूज होने चाहिए हैं। बैंक्स को ये भी एडवाइस किया जाता है कि सिल्वर बुलियन के जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें किसी भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए लोन ना दिया जाए। जब भी गोल्ड के अगेंस्ट लोन मिलता है, जो नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड होता है वो प्लेज का होता है, यानी कि गोल्ड की पोजीशन बैंक के पास रहेगी। और बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट दी गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो एडवांटेजेस क्या हैं? देखो, गोल्ड की जो वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लोगों को पता है प्राइसिंग के बारे में, टेस्टिंग मेथड्स के बारे में, प्योरिटी के बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन हो जाती है, वेरी करती है वैल्यूएशन। और इसको स्टोर करना काफी इजी है, काफी ड्यूरेबल होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कैरी करना ट्रांसपोर्ट करना इजी है। प्राइस जो है ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, बढ़ता भी है तो ऊपर को ही जाता है प्राइस इसका, नीचे बहुत कम जाता है। और लिक्विडिटी बहुत है इसकी, इसको सेल करना बहुत इजी है, कोई भी ज्वेलर जो है इजीली गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आपसे परचेज कर लेगा। बट द डिसएडवांटेजेस आर के ओनरशिप का, वेरिफिकेशन का कई बार इशू हो जाता है। इंडिया में बहुत कम होता है कि लोगों के पास गोल्ड के इनवॉइसेस वगैरह अवेलेबल हों, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और वैल्यूएशन का दिक्कत आ जाती है अगर कोई स्टडेड ज्वेलरी है, प्लेटेड ज्वेलरी, कोटेड ज्वेलरी, हॉलो ऑर्नामेंट्स हैं, तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और अगर आपको प्योरिटी टेस्टिंग करनी है, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इतनी बढ़िया नहीं होती जितनी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, कि आप थोड़ा सा उसको पीस को तोड़ के आप अगर टेस्ट करती हैं, वो फिर बेटर टेस्टिंग होती है। ओके। इसके अलावा जब आप गोल्ड की ज्वेलरी को सेल करने जाते हो, तो काफी सारे डिडक्शंस लगा देते हैं जूलर्स, तो गोल्ड की ज्वेलरी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल होती है। और इनका चोरी होने का, लॉस का, थेफ्ट का चांसेस बहुत रहता है, गोल्ड को बहुत ध्यान से संभाल के रखना पड़ता है। तो जब भी बैंक वाले गोल्ड के अगेंस्ट आपको लोन देते हैं, तो बैंक की अपनी एक बोर्ड की पॉलिसी होनी चाहिए है, लोन टू वैल्यू रेशियो शुड नॉट एक्सीड 75%। तो जितना गोल्ड का वैल्यू होगा, उसके 75% से ज्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा। एंड लोन पे कितना इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा, ये पर्पस ऑफ द लोन पे डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो। लोन आपको प्योर गोल्ड, रॉ गोल्ड या बुलियन गोल्ड के अगेंस्ट नहीं मिलता है। एंड स्पेशली मिंटेड कॉइन्स जो गोल्ड के सेल करता है बैंक, उन्हें कोलेटरल के तौर पे रखा जा सकता है, अगर उनका जो वेट है 50 ग्राम्स पर कस्टमर से ज्यादा ना हो। गोल्ड के खुद के जो स्पेशली मिंटेड गोल्ड कॉइन्स हैं, उन्हें कोलेटरल रख के भी बैंक आपको लोन दे देगा, लेकिन वेट जो है गोल्ड का 50 ग्राम्स पर कस्टमर से ज्यादा नहीं होना चाहिए है। बैंक इवन जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन देता है ज्वेलरी के अगेंस्ट, अगर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो, तो बैंक उस पर सीलिंग लगा सकता है कि हम इतना ही मैक्सिमम आपको लोन दे सकते हैं। ठीक है। और लोन जो दिया जाता है गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, कॉइन्स के अगेंस्ट, वो बोर्ड ने जितना अप्रूव किया है उसी लिमिट के अंदर अंदर गोल्ड का लोन दिया जाता है। और एग्रीकल्चरल अगर लोन किसी कस्टमर ने लिया है, तो लोन का रीपेमेंट पीरियड हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग जो होती है प्रोड्यूस की, उसके हिसाब से, कि ठीक है जब किसान को पैसा आएगा उस हिसाब से हम रीपेमेंट शेड्यूल भी रख लेते हैं। और जो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लोन होता है, वो टेन्योर डिपेंड करता है पर्पस पे, कि किस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, अगर दोनों ही आप मेच्योरिटी पे कर रहे हो, कि मैं बैंक को बोलती हूँ कि आप अभी मुझे लोन दे दो, और जो सारा का सारा पेमेंट है मैं एंड ऑफ द पीरियड पे कर दूंगी, ठीक है, कि सारा एक साथ दे दूंगी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ऐसे टाइप की लोन का जो पेमेंट होगा वो 12 महीने के से ज्यादा का टाइम का नहीं होना चाहिए, कि एक साल में वो इंसान सारा पैसा वापस कर दे। बलून पेमेंट करनी है अगर उसको, ठीक है, ये बलून पेमेंट्स होती हैं, बुलेट पेमेंट्स होती हैं, कि सारा पेमेंट एक साथ एंड ऑफ द पीरियड में कर देंगे। तो 12 महीने तक का ये अलाउ किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद ऑन लोन क्लोजर, गोल्ड ऑर्नामेंट्स आपको प्लेजर को वापस करने हैं। ठीक है। अगर गोल्ड लोन क्लोज हो जाता है, उसका पैसा वापस आ गया, बैंक आपके ऑर्नामेंट्स को रिटेन कर सकता है, अगर और कोई आपके नाम पे लोन्स ओवरड्यू हैं, और कोई लोन्स ओवरड्यू हैं, तो बैंक आपके गोल्ड अभी रखेगा, कहेगा पहले वो वाला पैसा भी वापस कर दो। अगर पर्सन डिफॉल्ट कर देता है गोल्ड लोन में, तो फिर जो प्लेज्ड ऑर्नामेंट्स हैं उन्हें ऑक्शन के थ्रू या प्राइवेट सेल के थ्रू सेल कर दिया जाता है। जो प्लेजर है, जो कस्टमर है जिसने लोन दिया था, लिया था, उसे एक रीजनेबल नोटिस दिया जाता है कि सर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो हम आपके ऑर्नामेंट्स को सेल कर रहे हैं।
अगर बैंक बिना कस्टमर को बताए उसके ऑर्नामेंट्स बेच देता है, ऑक्शन कर देता है, तो अगर कस्टमर को कोई भी लॉस होता है तो बैंक को पे करना पड़ेगा। ठीक है? जो भी सेल के बाद सेल करने में जो भी खर्चा होता है, जैसे मैंने अगर लोन पे डिफॉल्ट कर दिया तो ऑब्वियसली गहने बैंक बेच देगा, तो वो सारा जो पैसा होता है ऑक्शन करने में, प्राइवेट सेल करने में, वो भी बोरोवर से ही रिकवर किया जाता है। ठीक है? बैंक ज्यादातर अप्रेजर्स को अपॉइंट करते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स की प्योरिटी को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है? जो एनपीए नॉर्म्स होते हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नॉर्म्स होते हैं जो, तो वो इस पे भी लगते हैं, गोल्ड लोन पे भी लगते हैं। ये लोन ग्रांटेड इन दिस कैटेगरी आर आल्सो सब्जेक्टेड टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नॉर्म्स, जैसे बाकी सब में लगते हैं। अब प्रिकॉशंस क्या है? बैंक को प्रॉपर केवाईसी जो कंप्लायंस है वो देखना चाहिए है, वेरिफिकेशन करनी चाहिए ओनरशिप की, कि कस्टमर डिक्लेयर करे कि हाँ ये मैं ही ओनर हूँ इस गोल्ड का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और सिक्योरली हैंडल करना है, प्रॉपरली प्लेज्ड हो, और स्ट्रिक्टली जब रिलीज करने हैं, जब रिलीज करने तो स्ट्रिक्टली जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल रूम है उसी के वहां पे जाके रिलीज करने हैं। तो ऐसा है कि अंदर एक प्रॉपर रूम हो, वहां पे जाके हैंडलिंग होनी चाहिए, ऐसे पब्लिक स्पेस में सबके सामने नहीं होनी चाहिए है। एंड जो बैंक है वो एक अप्रूव्ड जूलर या श्रॉफ को एज एन अप्रेजर अपॉइंट कर सकता है, एंड सिक्योर एडिक्वेट इंडेमनिटी फ्रॉम देम इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड एन इंडेमनिटी बॉन्ड। ठीक है? कि बैंक का कहीं पे भी लॉस नहीं होना चाहिए, तो बैंक को अप्रूव्ड रूलर या श्रॉफ अपॉइंट करना चाहिए और उनसे इंडेमनिटी भी साइन करवा लेना चाहिए। ठीक है? आइडियली जो वैल्यूएशन होती है वो बैंक के प्रीमाइसेस पे होनी चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है बैंक के प्रीमाइसेस में वैल्यूएशन करना, तो फिर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ट्रांजिट के लिए, कि प्रॉपर लॉक्ड बॉक्स के अंदर प्रॉपरली जो है गोल्ड को भेजा जाए, एंड कीज हेल्ड सेपरेटली बाय द बैंक एंड द अप्रेजर। बैंक के पास चाबी हो, अप्रेजर के पास चाबी हो, ट्रांसपोर्टेशन जो है एक रिस्पॉन्सिबल स्टाफ मेंबर को दी जाए, कि वो अकम्पनी करेगा बोरवर को, कि चलो जाके अप्रेज करवा के लेके आते हैं। और जो ऑर्नामेंट्स हैं दे शुड बी इंश्योर्ड, कि रास्ते में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जब अप्रेज कराने लेके जा रहे हैं तो प्रॉपर वो इंश्योर्ड होने चाहिए, बैंक को किसी भी तरीके से लॉस नहीं होना चाहिए। और जो अप्रेजर है वो प्रॉपर एक डिटेल्ड सर्टिफिकेट बना के देगा कि ये डिस्क्रिप्शन है, ये फिनेस है, ये ग्रॉस नेट वेट है गोल्ड का। ठीक है? स्टोन्स, एलॉय, स्ट्रिंग्स वगैरह निकाल के इतना गोल्ड का वेट है। ठीक है? और अभी गोल्ड का प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस क्या है, ये सब कुछ अप्रेजर बता देगा। सिर्फ गोल्ड कंटेंट को कंसिडर किया जाता है, लेबर चार्जेस वगैरह को कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है? अप्रेजर वैल्यूएशन रिपोर्ट को साइन भी करेगा, और लोन डॉक्यूमेंट्स के साथ ये अप्रेजर की जो रिपोर्ट है इसे रख दिया जाएगा। प्रेफरेंस दी जाती है लोन देते समय हॉलमार्क्ड ज्वेलरी को, क्योंकि उसमें श्योरिटी होती है प्योरिटी की। एंड बैंक्स को भी कंसिडर करना चाहिए हॉलमार्क ज्वेलरी के एडवांटेजेस को, जब वो मार्जिन वगैरह डिसाइड करते हैं, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं, यानी कि हो सकता है हॉलमार्क ज्वेलरी पे मार्जिन भी कम हो और इंटरेस्ट रेट भी कम हो। ठीक है? एंड लोन्स जो होते हैं वो मार्केट वैल्यू और प्योरिटी ऑफ गोल्ड पे बेस्ड होते हैं। तो हम वैल्यू कौन सी लेते हैं? जो एवरेज क्लोजिंग प्राइस होता है 22 कैरेट गोल्ड का पिछले 30 दिन के अंदर, जो 22 कैरेट गोल्ड का क्लोजिंग प्राइस होता है उसका एवरेज लिया जाता है। और ये प्राइस कहाँ से पता लगता है? इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन लिमिटेड। ठीक है? ये हर रोज प्राइस बताते हैं, जो क्लोजिंग पे जो प्राइस होगा 30 डेज का एवरेज 20 कैरेट गोल्ड का, उसके हिसाब से गोल्ड की वैल्यूएशन की जाती है। ठीक है? रीप्लेजिंग को डिस्करेज किया जाता है टू प्रिवेंट फाइनेंसिंग मनी लेंडर्स विच इज अनडिजायरेबल। तो रीप्लेज ना किया जाए ऑर्नामेंट्स को, ये कहा जाता है। उसके बाद जो ऑर्नामेंट्स हैं उन्हें स्मॉल सील्ड बैग्स में टैग के साथ, जो अकाउंट है नंबर है, लोन का अकाउंट नंबर है, वो लिख के टैग कर दिया जाता है, और प्रॉपरली लोन अकाउंट नंबर्स के अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रेस में अरेंज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम में फायर प्रूफ जो एरियाज होते हैं वहां पे इन्हें रखा जाता है। लोन का जो टेन्योर होता है जनरली रिस्ट्रिक्टेड होता है टू 1 ईयर, लेकिन इवन 60 मंथ्स तक के भी आपको लोन दिए जा सकते हैं, यानी कि 5 साल तक के लिए भी आपको गोल्ड लोन मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जितना जितना आप लोन चुकाते जाएं उस हिसाब से आपको ऑर्नामेंट जो है वो रिलीज कर दिए जाएं। ठीक है? ये अवॉइड किया जाता है कि ऑर्नामेंट्स थर्ड पार्टीज को डिलीवर किए जाएं, लेकिन अगर नेसेसरी है तो लेटर ऑफ अथॉरिटी ले लेना चाहिए बोरोवर से, कंफर्मेशन ले लेनी चाहिए कि हम ये थर्ड पार्टीज को डिलीवर कर रहे हैं गोल्ड, और बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे, तो बोरोवर से भी कंफर्मेशन ले ली जाती है, और लेटर ऑफ अथॉरिटी ले लिया जाता है। ठीक है? अगर डिफॉल्ट हो जाता है
तो बोरोवर को नोटिस भेजो स्पेसिफाइंग रीपेमेंट डेडलाइन, कि देखो तुमने अभी जो है डिफॉल्ट कर दिया, लेकिन इस टाइम तक पेमेंट कर दो। अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, फिर एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेजो रिमाइंडर की कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स आपके हम ऑक्शन कर देंगे अगर आपने पेमेंट नहीं किया। और जो बैंक के ऑफिसर्स हैं वो थोड़ा सा सरप्राइज चेक्स भी करते रहें। गोल्ड सिल्वर पैकेट्स का ऑफिसर किसी जॉइंट कस्टोडियन के साथ मिलके सरप्राइज चेक्स करे कि क्या गोल्ड वगैरह सब प्रॉपरली पड़ा है या नहीं पड़ा है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो व्हाट इज द मैक्सिमम लोन टू वैल्यू रेशो अलाउड फॉर लोन्स? कितनी लोन टू वैल्यू रेशो अलाउड है? मैक्सिमम 75%। ठीक है, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप प्रेपरेशन में आपको हेल्प की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं। सारे जो हमारे पीडीएफ्स हैं वो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे क्रैश कोर्सेज वगैरह हैं आप जिसमें बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपकी जो प्रेपरेशन है करवा दी जाएगी। Okay, so what must a borrower provide to the bank to verify ownership of the gold ornaments being pledged? What must a borrower provide to the bank? Ownership एस्टैब्लिश करने के लिए बोरोवर क्या प्रोवाइड करे बैंक को? परचेज इनवॉइस, डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप, फोटोग्राफ ऑफ ऑर्नामेंट्स, नोटराइज्ड एफिडेविट। तो एक डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप प्रोवाइड करता है बोरोवर हमेशा, क्योंकि इनवॉइस कई बार होती है नहीं होती, तो डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप कस्टमर को देनी पड़ती है। विच इंस्टीट्यूशंस गोल्ड प्राइस शुड बैंक्स रेफर टू फॉर वैल्यूइंग द गोल्ड? गोल्ड ज्वेलरी को वैल्यू करने के लिए किस इंस्टीट्यूशन का गोल्ड प्राइस हम वैलिड मानते हैं? इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन लिमिटेड का। ठीक है, अगला है फॉर हाउ लॉन्ग कैन डिमांड लोन्स और टर्म लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स बी गिवन? कितना मैक्सिमम कितने समय के लिए गोल्ड लोन दिया जा सकता है कस्टमर्स को? तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 60 महीने, कितने टाइम के लिए मैक्सिमम आपको गोल्ड लोन दिया जा सकता है, चाहे टर्म लोन हो चाहे डिमांड लोन हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।